डॉक्टर सुरेश कुमार की स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम 10th क्लास के अर्थशास्त्र का दूसरा अध्याय करेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र हैं, उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यहीं से सबसे पहले हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं। प्राथमिक क्षेत्र में वो चीज़ें आती हैं, वो क्षेत्र आते हैं जिनसे हम सीधा प्रकृति से क्या करते हैं, किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं। बीच के अंदर कोई उद्योग नहीं होता, बीच के अंदर कोई पुल नहीं होता, डायरेक्ट प्रकृति से किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, वो प्राथमिक क्षेत्र है। उदाहरण के तौर पर कृषि करना, पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, और जो भी उत्पादन हम कृषि से करते हैं, खनन वगैरह है, ज़मीन से करते हैं, इनमें और किसी की ज़रूरत नहीं होती, तो ये सारे कौन से क्षेत्र होते हैं? प्राथमिक क्षेत्र होते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में भारत के ज़्यादातर लोग क्या है, लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा देश है वो कृषि प्रधान है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं वो प्राथमिक क्षेत्र में क्या है, इन्वॉल्व है, और इसी में क्या करते हैं, अपनी जीविका निर्वाह करते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के द्वितीय क्षेत्र कौन से हैं? द्वितीय क्षेत्र में वो क्षेत्र आ जाते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र के आधार पर किसी चीज का क्या करते, उत्पादन करते हैं। अब देखते हैं कि द्वितीय क्षेत्र किस तरह काम करता है। देखिए, प्राथमिक क्षेत्र में सबसे पहले एग्रीकल्चर, कृषि की जाती है। कृषि में मान लीजिए हमने कपास की पैदावार की, तो फिर उनको क्या किया जाता है, कपास के कपड़ा बनाया जाता है, तो वो द्वितीय श्रेणी में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। गन्ना पैदा किया जाता है, वो प्राथमिक क्षेत्र में है, और गन्ने से गुड़ और चीनी बनाना वो किस में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। इसी तरह जितने भी हम, जैसे मान लीजिए पटसन है, जूट है, इनसे टाट पट्टी जब दरी बनाने का काम होता है, वो सारी चीज़ें किस में आती है, द्वितीय क्षेत्र में आती है। तृतीय क्षेत्र क्या होता है? तृतीय क्षेत्र प्रथम और द्वितीय सेवाओं को क्या करता है, सुविधाएं देता है, उनको सेवाएं प्रदान करता है, वो क्या है, तृतीय क्षेत्र होता है। तो हम देखते हैं कि पीछे के 40 वर्षों में भारत में तृतीय क्षेत्र की सेवाएं बहुत ज़्यादा बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और तृतीय क्षेत्र की सेवाएं में क्या क्या शामिल है? परिवहन है, तृतीय क्षेत्र की सेवा में शामिल है। बैंकिंग व्यवस्था है, तृतीय क्षेत्र की सेवा में है। टेलीफोन, नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ें तृतीय क्षेत्र में। यहाँ तक कि टीचर्स है, डॉक्टर्स है, वकील है, अस्पताल है, कोर्ट कचहरी है, ये सारी चीज़ें किस में आते, तृतीय क्षेत्र में आती है। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि प्रथम और द्वितीय सेवाओं से अगर ज़्यादा इनकम होती है तो तृतीय सेवाएं अपने आप ही क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि जब लोगों के पास सोर्स हो जाता है, धन हो जाता है, तो अच्छे होटलों की, अच्छे मॉल्स वगैरह की इनकी डिमांड करने लग जाते हैं, तो तृतीय क्षेत्र की सेवाएं उसमें क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसी टॉपिक में मैं एक चीज़ और बताऊं, इन तीनों क्षेत्रों के अंदर ही देखिए जो लोग लगे रहते हैं उसमें कुछ संगठित क्षेत्र में लोग लगे रहते हैं, कुछ असंगठित क्षेत्र में लोग लगे रहते हैं। तो संगठित क्षेत्र और असंगठित क्षेत्र क्या है, हम ये एक्सप्लेन करते हैं। संगठित क्षेत्र वो है जिसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, जो जब से उसमें काम शुरू करते हैं तो उनकी सेवानिवृत्ति की डेट भी उस समय निश्चित होती है, उनको कितनी सैलरी मिलेगी, कितनी छुट्टियां मिलेगी, कितने घंटे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें क्या होती है, निश्चित होती है। वो एक व्यवस्थित तरीके से क्या होते हैं, काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके साथ ना तो उनकी सेवाएं नियमित होती है, ना सवेतन उनको छुट्टियां दी जाती है, ना उनके साथ ईमानदारी से उनको भुगतान किया जाता है। तो असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके साथ क्या होता है, एक तरह से उनका उद्योगपति लोग उनका क्या करते हैं, शोषण करते हैं। तो संगठित और असंगठित क्षेत्रों में दोनों में क्या है, ये अंतर है। और नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर का, प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी क्या है। अब देखिए हम किसे कहेंगे, इस चैप्टर को हम हाफ 2 वीडियो में करेंगे।
प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है? देखिए, जब किसी मान लीजिए गांव के अंदर एक परिवार खेती करता है और खेती के अंदर इतनी ही जमीन है, अगर उसमें 4 आदमी लगे हुए हैं तो भी इतना ही उत्पादन होता है, 2 लगे रहते हैं तो भी उतना ही उत्पादन होता है। तो उसमें क्या है कि 2 ही आदमी की जरूरत है और वहां पे 4 लोग काम करते हैं, तो 2 व्यक्ति है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी, काम करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं लेकिन उत्पादन पर उनके मेहनत का कोई फर्क नहीं पड़ता। और शहरी क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी, अगर एक किराना की दुकान है उस पर 2 व्यक्ति अगर काम कर रहे हैं तो भी उतनी ही इनकम हो रही है, उतना ही सामान बेचा जा रहा है, और एक व्यक्ति काम कर रहा है तो भी इतना ही हो रहा है, तो ये भी क्या कहलाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती है। वो दिखाई नहीं देती है लेकिन बेरोजगारी तो है। और नेक्स्ट, फिर बेरोजगारी है क्या, किसे कहते हैं बेरोजगारी? देखिए, जब व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार और इच्छाओं के अनुसार रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, तो वो क्या कहलाती है? बेरोजगारी कहलाती है। तो भारत में बेरोजगारी है, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए आपको शुद्ध बेरोजगारी भी नजर आएगी, प्रच्छन्न बेरोजगारी भी क्या होगी? आपको नजर आएगी। अब बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए सरकार समय समय पर काम करती रहती है। तो मैं अब यहाँ पे एक ही ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी का निदान करने के लिए 2005 में गाँव में एक नरेगा ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पास करके सरकार ने लगाया था, नरेगा, जिसका नाम बाद में जब महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर नाम नरेगा से बदल के क्या कर दिया? मनरेगा कर दिया। तो इसमें क्या प्रावधान है कि जिस भी गांव में ये योजना हर एक गांव में चलेगी वैसे, लेकिन उसी गांव का बेरोजगार क्या करेगा? इसमें काम करेगा, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? कुशल बेरोजगार नहीं, यानी कि उसके पास कोई प्रशिक्षण नहीं होना चाहिए। जिसके पास प्रशिक्षण नहीं होगा, अकुशल बेरोजगार उसमें काम करेगा इसके तहत, और 100 दिन का वेतन उसको दिया जाएगा। जॉब कार्ड गांव में बेरोजगारों का बनाया जाएगा जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है। इसमें भी महिलाओं के आरक्षण, विधवा वगैरह, इन सारी चीज़ों का क्या होगा? ध्यान रखा जाएगा। और परिवार में एक सदस्य को क्या होगा? रोजगार दिया जाएगा। और 1 वर्ष में कितने दिन रोजगार? 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। अगर 100 दिन रोजगार उपलब्ध करवाने में अगर असफल रहती है सरकार, तो उसको 100 दिन का मजदूरी उसके खाते में क्या होगी? ट्रांसफर की जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भारत के अंदर जितने भी हमारे प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र हैं, इनमें जो लोग लगे हुए हैं उनसे हम क्या करते हैं? देश की सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाते हैं, जिसको जीडीपी कहा जाता है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, इसको बढ़ाते हैं। तो सकल घरेलू उत्पाद है वो क्या है? जैसे प्राथमिक, यानी कि सभी वस्तुओं का अंतिम मूल्य और सभी सेवाओं का अंतिम मूल्य का जोड़ दिया जाता है, जो योगफल आता है उसको हम क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। तो इस तरह क्या किया जाता है कि तीनों क्षेत्रों से होने वाले उत्पादन को सकल घरेलू उत्पाद में क्या कर दिया जाता है? संगठित कर दिया जाता है। तो 10th क्लास से बच्चों से ये है कि आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, पूरे चैप्टर को हम कल दूसरी वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रथम क्षेत्र के कौन कौन से एरिया है, किन किन चीज़ों का उत्पादन होता है, उन सारे एग्जाम्पल की एक सूची बना लीजिए। द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी उत्पादित क्रियाएं आती है, उनकी सूची बना लिए। तृतीय क्षेत्र की कौन कौन सी सेवाएं हैं, आप उनकी सूची बना लीजिए। जीडीपी की फुल फॉर्म क्या है, इसको आपको ध्यान रखना है। नरेगा जो है ये कब लागू किया गया था, नरेगा की फुल फॉर्म क्या है, हिंदी इंग्लिश में आप इसको याद कर लीजिए। आज हम इस चैप्टर में इतना ही करेंगे। बाकी का ये चैप्टर है जिसमें संगठित क्षेत्र है, संगठित क्षेत्र ये आगे के काम है, और इसी के साथ स्वामित्व के आधार पर इनको कितने भागों में, इस चैप्टर को हम कल क्या कर लेंगे, इसको पूरा कर लेंगे। आज इस चैप्टर में इतना ही है, ठीक है। आगे के लिए कल इसमें तैयार रहिए। अभी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।